सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 12 भारत के संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। बच्चों, लेसन प्लान के अनुसार हमारे अध्यापन बिंदु इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना। दूसरा, संविधान की आवश्यकता क्यों है। तीसरा, संविधान का निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। चौथा, संविधान सभा का गठन और काम के तरीके। पांचवा, संविधान सभा व वाद विवाद। छठवां, भारतीय संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना में दिए गए मूल्य व आदर्श। तो बच्चों, अब हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। अध्याय 12 भारत के संविधान का निर्माण। भारत के संविधान का निर्माण। संविधान मतलब कानून। तो बच्चों, अब हम हमारा प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपना आधार बनाया। 15 अगस्त सन 1947 में भारत को आजादी मिली, तो हमने इन्हीं मूल्यों के अंतर्गत देश का ढांचा तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। इसी प्रक्रिया को संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं। प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है, जो उस देश की शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का एक संग्रह होता है। हर देश अपनी आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार अपने देश का संविधान का निर्माण करता है। संविधान आधारभूत नियमों का संग्रह मात्र नहीं है, वरन उस राष्ट्र के मूल उद्देश्यों व प्राथमिकताओं का खाका एवं शासन तंत्र को गठित करने की व्यवस्था और उसकी सीमाओं व मर्यादाओं को निर्धारित करने वाला दस्तावेज है, जिसका उपयोग करके देश की सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, संविधान की आवश्यकता क्यों। अपने सीमित अर्थ में संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का एक ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके तहत शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माना जाता है कि समाज के लोग मिलकर अपने हितों के लिए राज्य का निर्माण करते हैं और वे अपने सामूहिक जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुछ अधिकारों को राज्य को सौंपते हैं। राज्य को गठित करते समय वे कुछ नियमों को बांधते हैं ताकि वह लोगों के अधिकारों का हनन न करे और उनके हितों में काम करे। इन्हीं नियमों को हम संविधान कहते हैं। संविधान के माध्यम से यह तय किया जाता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास हो और सरकार कैसे गठित हो, उसका स्वरूप कैसा हो। संविधान का कार्य संविधान द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले अधिनियमों या कानूनों की सीमा निर्धारित करती है। ये सीमाएं ऐसी होती है कि सरकार भी उनका उल्लंघन न करे। जैसे मौलिक अधिकार, संविधान परिवर्तनशील है, जिसे बदलते परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सकता है, किंतु संविधान में परिवर्तन की प्रक्रिया और परिवर्तन की सीमा भी निर्धारित है। वह शासन को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वह जनता की विभिन्न आकांक्षाओं को पूर्ण कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियां, वातावरण आदि का विकास कर सके। व्यापक अर्थ में संविधान किसी राष्ट्र के उद्देश्यों व आधारभूत मूल्यों को निरूपित करता है। समाज के लोग मिलकर क्या करना चाहते हैं, वे क्यों एक साथ रहना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए राज्य को किन मूल्यों को लेकर चलना है, यह सब संविधान में अंकित होता है। उदाहरण के लिए भारत के संविधान की उद्देशिका में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य सबके लिए समता, न्याय, स्वतंत्रता और भाईचारा सुनिश्चित करना है। इसके लिए हमने ऐसे राज्य का गठन किया है जो लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी हो और किसी प्रकार के निर्णय लेने के लिए किसी बाहरी ताकत पर निर्भर न हो। जब द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद जापान ने नया संविधान बनाया, तो उसमें कहा गया कि जापान विश्व शांति के लिए और संपूर्ण विश्व में हर प्रकार की गुलामी, अत्याचार, असहिष्णुता, डर, अभाव मिटाने के लिए प्रयास करे। इन उद्देश्यों को जापान का मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया। इसी तरह मई 2008 में नेपाल ने जब राजाओं का शासन समाप्त करके लोकतंत्र स्थापित किया, तो वहां भी नया संविधान बनाने की कवायद शुरू हुई और संविधान सभा का गठन हुआ। नया संविधान कैसा हो, इसे लेकर
नेपाल की विभिन्न पार्टियों, समुदायों व क्षेत्रीय समुदायों के बीच गहन वाद विवाद और विचार विमर्श के बाद 2015 में एक संविधान पारित किया गया। नए संविधान में हर प्रकार की विभिन्नता के संरक्षण, उनके बीच समरसता व सहनशीलता विकसित करने, सभी प्रकार के अत्याचार व भेदभाव को मिटाने और एकीकृत केंद्रीय राज्य की जगह स्थानीय व क्षेत्रीय स्वशासन स्थापित करने पर विशेष बल दिया गया। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ। भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया का इतिहास बहुत लंबा है। संविधान की मूल भावना है कानून आधारित शासन, जो किसी की मर्जी से नहीं वरन नियम कानून के आधार पर चले। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून 1772-73 में ब्रिटेन के संसद ने पारित किया, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। तब भारत के कई प्रांतों पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन कैसे करेगी और ब्रिटिश संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी, इन बातों का विवरण था। 19वीं सदी के अंत में भारतीयों को नगर निगम आदि में चुनाव के द्वारा सीमित भूमिका दी गई। सन 1885 से स्वतंत्रता आंदोलन में लगातार यह मांग उठाई गई कि शासन में भारतीयों की भूमिका बढ़ाई जाए। इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका लगातार बढ़ती गई। भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश को प्रतिनिधि चुनने के अधिकार भी मिले। फिर भी अभी अंतिम शक्ति व अधिकार अंग्रेज वायसराय व प्रांतीय गवर्नरों के हाथों में थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में उठी लोकतांत्रिक लहर के प्रभाव से भारतीयों ने भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पूरी तरह से चुनी गई व लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन की मांग की। सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसे भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की। इस प्रारूप के मुख्य प्रावधान थे: पहला, पूर्ण जिम्मेदार सरकार, यानी सभी वयस्क महिला व पुरुषों के द्वारा चुनी गई सरकार। दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण। तीसरा, नागरिक अधिकार जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और पंथ निरपेक्षता, शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन तथा संगठन व संघ बनाने का अधिकार। चौथा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र होता गया। उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया, जिसमें भारत में एक सीमित हद तक चुने गए सदनों व उत्तरदायी मंत्रिमंडलों के द्वारा शासन का प्रावधान था। इसके कई प्रावधान ऐसे थे जो बाद में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए। उदाहरण के लिए केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा, विधायिका में बहुमत द्वारा मंत्रिमंडल का गठन और सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार, दलितों के लिए सीटों का आरक्षण आदि। लेकिन कुछ बातों में सन 1935 के अधिनियमों से स्वतंत्र भारत के संविधान में बहुत फर्क था। सन 1935 में भारत की एक सीमित आबादी केवल 10% को ही मताधिकार प्राप्त था। कुछ सीट केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित था, जहां केवल उस धर्म के लोग जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई को ही वोट डालने का अधिकार था। सन 1935 में भारत को पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त वायसराय या गवर्नर के पास सारे महत्वपूर्ण अधिकार होते थे। वे चुनी गई विधायिका व सरकारों को भंग कर सकते थे या उनके द्वारा पारित कानूनों को अमान्य कर सकते थे। सन 1935 के संविधान के आधार पर सन 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और अधिकतर प्रांतों में कांग्रेस दल की सरकारें बनी, लेकिन ये केवल 1939 तक ही चल पाई। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तेज हुआ और जन सामान्य के आक्रोश से स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजी राज अब अधिक दिन तक नहीं चल सकता। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संविधान सभा का गठन और काम के तरीके। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 के बाद 1946 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति यह पता लगाने के लिए भारत भेजी कि स्वतंत्र भारत में शासन व्यवस्था कैसे होगी और नए संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कैसे होगी।
यह एक प्रबल सुझाव था। सभी वयस्कों को मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का गठन हो, लेकिन बहुत से लोगों को लगा कि इसमें समय अधिक लगेगा और संविधान सभा के गठन को टाला नहीं जा सकता था। समिति ने व्यापक विचार विमर्श करके सुझाया कि 1935 के नियमों के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल प्रतिनिधि चुनने वाले निकाय के रूप में किया जाए, यानी सीधे चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। इसमें 11 प्रांतों से 292 प्रतिनिधि थे। रजवाड़ों ने 93 तथा दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग व बलूचिस्तान के संभाग से एक एक प्रतिनिधि सहित सभा के लिए कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक चुनेगा। इसी बीच देश के बंटवारे से संबंधित बातचीत भी चल रही थी और बहुत से क्षेत्रों से सांप्रदायिक झगड़े व तनाव के वातावरण फैलते जा रहे थे। जब संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, तब यह स्पष्ट नहीं था कि भारत एक रहेगा या बढ़ जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान निर्माण कार्य को पूर्ण करने के लिए समितियों को गठित किया गया। संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मूलाधिकार समिति, झंडा समिति आदि। फरवरी 1947 में जाकर यह तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे। 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में प्रश्नावली सभी प्रांतीय विधानसभा, विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को उनकी राय के लिए भेजी गई। अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार परामर्श समिति की प्रश्नावली पारदर्शिता के साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता तक चर्चा के लिए संचालित होती थी। समाचार पत्रों तथा आम सभाओं में इन प्रश्नों व विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा और विचार विमर्श होता था और पत्रों के माध्यम से समितियों तक पहुंचता था। इस संविधान सभा के कार्य जन चर्चा के विषय बनते थे। प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत वाद विवाद और अक्सर बहुत से विरोधाभासी विचार रखेगा, लेकिन प्रत्येक सुझाव पर सभी ने गंभीरता से विचार किया और अपनी सहमति या असहमति के सैद्धांतिक आधारों को लिखित रूप में दर्ज किया। इसकी मदद से संविधान के व्यापक सिद्धांतों पर विचार और बहस हो पाई। इन सारी बहसों का विस्तृत विवरण प्रकाशित है और आज इंटरनेट में उपलब्ध भी है, जिसमें संविधान का निर्माण कितनी गहन प्रक्रिया से हुई थी और किस गंभीरता के साथ उस पर वाद विवाद करके सहमति बनाई गई। अप्रैल 1947 के बाद धीरे धीरे राजा महाराजा अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेजने लगे। 14 से 30 अगस्त 1947 के बीच स्वतंत्रता प्राप्त होने पर संविधान सभा का विशेष अधिवेशन हुआ और संविधान सभा ने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मानकर कार्य करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम 29 अगस्त 1947 को संविधान प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में बनाई गई। दूसरी ओर पाकिस्तान से कश्मीर पर अधिकार के प्रश्न पर युद्ध भी हो रहा था। दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए सीमा रेखा का निर्धारण भी हो रहा था। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान के विषय में विषय विशेषज्ञों से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण कराया। उनके निष्कर्षों पर स्वयं तो विचार किया और प्रांतों की विधानसभा व जन सामान्य से भी साझा किया ताकि वे इन पर अपनी राय दे सके। गहन विचार के बाद संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, जिसे 25 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया गया। इसे मुद्रित कर प्रकाशित कराया गया और टिप्पणियों व सुझाव व आलोचनाएं आमंत्रित किए गए। इन आलोचनाओं पर विशेष समिति विचार करती थी तथा समस्त निष्कर्ष प्रतिवेदनों के रूप में पुनः प्रकाशित किए जाते थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संविधान सभा व वाद विवाद। मौलिक अधिकार समिति के प्रस्ताव पर संविधान सभा में चर्चा मंगलवार 29 अप्रैल 1947। भारत की संविधान सभा की बैठक 8:30 बजे नई दिल्ली के संविधान सभा गृह में हुई। माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बैठक की अध्यक्षता की। वल्लभ भाई पटेल ने
मौलिक अधिकार परामर्श समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा, समिति में दो विचारधाराएं थी। पहला, यह मानना था कि जितने संभव हो उतने अधिकार शामिल करना चाहिए जो अदालत में सीधे लागू किए जा सके। इन अधिकारों को लेकर कोई भी नागरिक बिना किसी कठिनाई के सीधे अदालत जा सके और अपने अधिकार प्राप्त कर सके। दूसरी विचारधारा इस प्रकार थी कि मूल अधिकारों को कुछ ऐसी बहुत सी अनिवार्य बातों तक रखा जाना चाहिए जिन्हें आधारभूत माना जा सके। दोनों विचारधाराओं में काफी बहस हुई और अंत में एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसे बहुत ही अच्छा मध्यम मार्ग माना गया। दुनिया के लगभग हर देश के मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया, वे इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस प्रतिवेदन में जहां तक हो सके उन अधिकारों को शामिल करना चाहिए जिन्हें उचित माना जा सके। श्री रंजन सिंह ठाकुर ने कहा, महोदय, मैं जिस बिंदु का उल्लेख करना चाहता हूँ उसका संबंध धारा 6 से है जो अस्पृश्यता से संबंधित है। मैं नहीं समझता कि जाति प्रथा को खत्म किए बिना आप अस्पृश्यता का उन्मूलन कर सकते हैं। अस्पृश्यता जाति प्रथा नामक रूप का प्रतीक होने के सिवाय कुछ नहीं है। जब तक हम जाति प्रथा को पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे तब तक सही तौर से अस्पृश्यता की समस्या पर रोक लगाने का कोई उपयोग नहीं है। अस्पृश्यता सिर्फ एक लक्षण है, मूल कारण जाति भेद। जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हो जाएगा तो हमें इस बात की अपेक्षा करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को समान सामाजिक परिस्थितियां उपलब्ध हो सके। 8 जनवरी 1949 तक 67 अनुच्छेदों पर निर्णय हुआ, इसे प्रथम वाचन कहा गया। इसी प्रकार 16 नवंबर 1949 तक कुल 386 अनुच्छेदों पर विचार विमर्श कर सहमति बन पाई, इसे द्वितीय वाचन कहा गया। 17 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का तीसरा वाचन प्रारंभ किया और प्रारूप के कुल 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भागों पर चर्चा की गई। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितनी अनुसूची है और कितने भाग है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग है। तो इसको 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 पांडुलिपियां संविधान सभा में पेश की गई। ये अंग्रेजी व हिंदी भाषा में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निवेदन पर समस्त सदस्यों ने सभी तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रगान और वंदे मातरम गायन के साथ संविधान सभा का कार्य समाप्त हुआ। संविधान सभा में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। बच्चों, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, तो आपको बताना है भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। बच्चों, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्श। हमारा संविधान एक संक्षिप्त उद्देशिका से शुरू होता है। संक्षिप्त होने पर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के तीसरे अधिवेशन में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो अंततः 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 3 जनवरी 1977 को इसका संशोधन किया गया, जिसमें कुछ मुख्य विचार जोड़े गए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संविधान की उद्देशिका। इसको ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस संविधान के महत्व पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक है। यह एक घोषणा पत्र है
यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा है और यह दायित्व है। हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों तक किस बात की अभिलाषा रखी, हमारा स्वप्न क्या है, यानी कि हम इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्य, हमारे देश के लोग आगे क्या करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और तथा हम किस प्रकार से राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सब हमारे इस संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारतीय संविधान के मूल्य व आदर्श। उद्देशिका के समस्त शब्द भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों और जनता की अभिलाषाएं हैं, जो भारतीय पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जाति प्रथा उन्मूलन आंदोलन, मजदूरों व किसानों के आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन और आजाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की भावनाएं थी। इसमें रूसो क्रांति से आर्थिक समानता व न्याय, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तथा अमेरिकी क्रांति से राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ मानवता, गरिमा आदि भाव को लिया गया है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संविधान के उद्देशिका के मूल्य व आदर्श को विस्तार रूप से। उनके जो प्रमुख शब्द है, जहां से हमारा संविधान स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग, इसका क्या अर्थ होता है? तो हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह वाक्यांश वी द पीपुल ऑफ इंडिया समस्त भारत के स्वतंत्र नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। हमें यह संविधान किसी राजा, सरकार या विदेशी शासक ने नहीं दिया है, वरन समस्त भारत की जनता ने मिलकर अपने आप के लिए बनाई है। अतः जनता ही देश की सर्वोच्च शक्ति है। यह वाक्य 3 अर्थ स्पष्ट करता है। पहला, संविधान के द्वारा हम भारत के लोगों के लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। दूसरा, संविधान के रचनाकार जनता और जनता के प्रतिनिधि है। यह संविधान जनता की इच्छा का परिणाम है। तीसरा, लोकतंत्र और संविधान की अंतिम संप्रभुत्व शक्ति भारत की जनता में निहित होगी। इसमें बच्चों अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित शब्द बताया गया है। अंगीकृत का मतलब होता है मान्यता देना, अधिनियमित का अर्थ होता है कानून का स्वरूप देना और आत्मार्पित का अर्थ होता है अपने आप को देना। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में प्रस्तावना यह स्पष्ट करती है कि इस संविधान का आधार जनता है। इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुत्व सब जनता से प्राप्त हुए हैं। जनता ही इसे अधिनियमित, अंगीकृत व आत्मार्पित करती है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बच्चों प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि यह किसी बाह्य शक्ति जैसे कोई दूसरा देश, हम उससे पूरी तरह स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्ति है। देश के अंदर भी संप्रभुत्व युक्त राज्य के निर्णय सर्वोपरि होंगे, क्योंकि यह माना जाता है कि उसके पीछे देश के सभी निवासियों की सहमति है। विदेश नीति हो या आंतरिक नीति, जनता का राज्य स्वनियंत्रित एवं स्वतंत्र है। उसके ऊपर कोई अन्य शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा भारत देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। इस कथन का यह महत्वपूर्ण अर्थ है क्योंकि भारत अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद हो रहा था। तीसरा, समाजवादी। यह अवधारणा 1976 में जोड़ी गई थी। इसका आशय है कि भारत अपने समस्त नागरिकों के बीच सभी प्रकार की सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करेगा और सभी संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक हित में किया जाएगा, न कि किसी के निजी हित में। पंथ निरपेक्ष। भारत का राज्य किसी विशेष धर्म या पंथ के अनुसार नहीं चलेगा, न ही उसका झुकाव किसी धर्म या पंथ के प्रति होगा और न ही वह धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव करेगा। भारत के लोग विभिन्न धर्म व पंथों में आस्था रखते हैं। वे कई लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते या नास्तिक होते हैं। राज्य इन सभी के साथ एक सा व्यवहार करेगा और सभी को अपना धर्म मानने और प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। राज्य सामान्यतः किसी धर्म के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा, मगर जहां सार्वजनिक शांति व्यवस्था या नैतिकता या स्वास्थ्य प्रभावित होता है, वहां राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। उदाहरण के लिए सती प्रथा, नरबली प्रथा या विवाह की उम्र आदि में सरकार कानून बना सकती है। अपने धर्म का प्रचार करते समय
या किसी भी धर्म की विवेचना करते समय दूसरे धर्म के प्रति आदर का भाव रखेंगे और किसी के प्रति घृणा की भावना नहीं रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का अर्थ होता है वह शासन प्रणाली जिसमें समस्त शक्तियां जनता से उत्पन्न होती है। निश्चित अवधि में चुनाव के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करती है। बहुदलीय प्रणाली विधि या कानून का शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका और निष्पक्ष जनमत निर्माण के साधन जैसे स्वतंत्र समाचार पत्र, टीवी चैनल, ये सब लोकतंत्र के घटक है। वह व्यवस्था जहां शासन प्रशासन के हर क्षेत्र में जन भागीदारी हो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गणराज्य। वह राज्य जिसमें शासन का प्रमुख जैसे राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के किसी चुनाव की प्रक्रिया से बनता हो वह गणराज्य कहलाता है। भारत व पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव से बनते हैं, जबकि ब्रिटेन, जापान जैसे अन्य देशों में शासन प्रमुख वंशानुगत राज परिवार का मुखिया होता है। अतः वहाँ लोकतंत्र और संविधान है मगर गणराज्य नहीं है, वे संवैधानिक राजशाही है। गणराज्य में जन प्रतिनिधि अपने प्रथम नागरिक व साधारण नागरिक व्यवहार में कानून के समक्ष समान होते हैं, जबकि राजशाही में शासन का स्थान विशेष होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सामाजिक, आर्थिक और न्याय। न्याय से तात्पर्य है कि जिसका जो हक है, जिसका जो अधिकार है वह उसे मिले। अगर कोई व्यक्ति या शासन उसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित होना पड़ेगा। अगर किसी को उसकी गरीबी, राजनीतिक विचार, जाति, धर्म या लिंग के कारण अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ता है तो गणराज्य का यह दायित्व है कि उसके अधिकार उसे वापस दिलवाए और ऐसी परिस्थितियां निर्मित करे ताकि इन कारणों से कोई अपना अधिकार न खो पाए। न्याय गहरे रूप में समानता और समान अवसर की अवधारणाओं से जुड़ा है। अतः यहाँ केवल न्यायालय में मिलने वाली कानूनी न्याय की बात नहीं की गई है। वास्तव में न्याय एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे परिभाषित करना बहुत कठिन है। किसी का अधिकार क्या हो या किस आधार पर निर्धारित करे, इन पर कई मत हो सकते हैं और नए विचार उभर कर आ सकते हैं। इस कारण समय समय पर न्याय की अवधारणा पर पुनर्विचार करके नीति बनाना भी गणराज्य से अपेक्षित है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ होता है स्वयं निर्णय लेना और अपने जीवन को संचालित करना, किसी और का कहा मानने या उसके अनुसार चलने पर बाध्य नहीं होना। भारत के हर नागरिक को खूब सोचकर अपने विचार बनाने, उसके अनुरूप जीने तथा उन्हें खुलकर दूसरों को बताने की स्वतंत्रता है। उन्हें किसी की बात को मानने या न मानने, किसी भी धर्म को मानने या न मानने तथा किसी भी तरीके से उपासना करने या न करने का पूरी तरह से स्वतंत्रता है। नागरिक कैसे किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और सोचे, अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। इसकी केवल एक शर्त है कि वह दूसरे नागरिकों की स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन न करे, यानी किसी अन्य व्यक्ति को बाध्य करने का प्रयास न करे। न्याय की तरह स्वतंत्रता का एक दार्शनिक अवधारणा है जिसे कानूनी रूप में परिभाषित करना पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता का अर्थ यह भी है कि हर व्यक्ति स्वयं के निर्णय लेने में सक्षम बने, उसे अपने परिवार, समाज, बड़े बुजुर्ग, पति या पत्नी या शासन के प्रभाव से मुक्त होकर सोचने व निर्णय लेने के अवसर मिले और उसमें यह सामर्थ्य हो। इसी के माध्यम से हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का उभार कर सकता है और अपने आप को विकसित कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रतिष्ठा और अवसर की समता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान दो तरह की समता की बात कर रहा है, पहला प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर। तो प्रतिष्ठा की समानता भारत में कई मायनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। सदियों से हमारे समाज पितृसत्तात्मक, जातिवाद और सामंतवाद के चलते हैसियत या प्रतिष्ठा में बहुत असमानता रही है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को अस्पृश्यता भी माना गया है और इस कारण से वे अनेक अधिकारों से वंचित रहे हैं। दूसरी ओर समाज में कई श्रेणियां बनी हुई थी जिनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। उदाहरण के लिए
राज परिवार और उनसे जुड़े लोगों को एवं ऊंची जाति के लोगों को आम लोगों से अलग माना जाता था। इसके अलावा कई लोग भी जो अंग्रेजी शासन में वफादार थे, उन्हें शासन की ओर से विशिष्ट दर्जा प्राप्त था। इन असमानताओं को खत्म करने की बात तो की गई ताकि हर व्यक्ति अपना मनचाहा जीवन जी सके और अपने मनचाहा तरीके से काम कर पाए। इसके लिए दो तरह के कदम उठाए गए थे। पहला कदम, कानून की दृष्टि में सबको समान दर्जा दिया गया, यानी राजा हो या भिखारी, दलित हो या सवर्ण, महिला हो या पुरुष, सबके लिए एक ही कानून होगा। दूसरी व्यवस्था, सार्वजनिक जीवन में लिंग, जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को खत्म किया गया, यानी कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद को हासिल कर सकता है एवं सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग कर सकता है। संविधान सबको समान अवसर प्रदान करने की बात कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज में किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको न केवल समान अधिकार प्राप्त होगा, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी मिलेंगे, यानी उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी अर्हताओं को हासिल करने में भी समानता लाई जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर न्यायाधीश पद के लिए कुछ अर्हताएं तय है, जैसे LLB डिग्री एवं वकालत का अनुभव, तो जो व्यक्ति उन्हें प्राप्त करना चाहता है वह न्यायाधीश पद के लिए आवेदन दे सकता है। साथ ही यह शिक्षा और वकालत का अनुभव भारत के हर नागरिक के लिए खुला हुआ है। लिंग, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी पर पाबंदी नहीं है। न्याय और स्वतंत्रता की तरह समता भी एक दार्शनिक अवधारणा है। हर इंसान को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, शारीरिक रूप से पूर्ण हो या सक्षम, बच्चा हो या वृद्ध, किसी भी धर्म, जाति या क्षेत्र का हो, उसे एक व्यक्ति के रूप में समान आदर और सम्मान मिले और अपने मर्जी के अनुसार जीवन जीने के अवसर मिले। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। इससे पहले कही गई जो भी बातें हैं, जैसे स्वतंत्रता और समानता, व्यक्तियों के लिए थी। ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हो, एक साथ रहे और अपनी सामूहिक एकता को बनाए रखे, इसके लिए बंधुता की बात कही गई है। हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाए। हम यह भी चाहते हैं कि वे आपस में भाईचारा रखे, सहयोग करे और एक साझे राष्ट्र का निर्माण करे। लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान ना हो या जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरि माना जाए। यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखा जाएगा। संविधान की उद्देशिका में हमारे संवैधानिक मूल्य अंकित है, जिनके आधार पर न केवल हमारे शासन को संचालित करना है, बल्कि जिन्हें देश के हर नागरिक को अपने जीवन में निभाना है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।